कोरोना संकट के बीच प्रवासी कामगारों का मसला आज हल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज प्राइम रणनीति तैयार की गई, जिससे अब दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगार अपने घर पहुंच सकेंगे। जी हां, अगर आप भी कहीं दूसरे राज्य में फंसे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रवासी एक्सप्रेस को हरी झंडी। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या हटा लिया जाएगा, यह सवाल अभी भी है। सवाल यह भी है कि क्या कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट दी जाएगी। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए आज महामंथन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सीडीएस समेत कैबिनेट सचिव और आला अधिकारी शामिल हुए। गहनता से लॉकडाउन और कोरोना पर रोकथाम पर चर्चा हुई। हालांकि अभी किसी तरह का औपचारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में बताया गया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया, जिसका इंतजार लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों को था। सरकार ने इस संबंध में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की इजाजत दे दी है, जिसका फायदा न केवल प्रवासी मजदूरों बल्कि छात्र, पर्यटक और तीर्थ यात्री भी उठा सकेंगे। स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की अपील कई राज्य सरकारों की तरफ से की गई थी, क्योंकि हर किसी का तर्क यही था कि जितनी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें एक साथ बसों के जरिए लाना मुमकिन नहीं है और ऐसे में स्पेशल ट्रेन का ही सहारा है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय से सलाह मशवरे के बाद एहतियात के साथ स्पेशल ट्रेन चलाने को हरी झंडी दे दी है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, काम के सिलसिले में गए थे या किसी भी कारण से, उनको अब ट्रेन के जरिए अपने राज्य में वापस आने में आसानी होगी। तो आज इस खास मुद्दे के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बाकी और लोग जुड़े, उनका परिचय बाद में कराऊंगा। हमारे साथ मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार, जुड़ चुके हैं। मूलचंद जी, स्वागत आपका खबर फास्ट में। चलिए, उनका संपर्क जो टूट गया है, उनके पास फिर लौटेंगे। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार हरीश जी, सबसे पहले तो ये जो आज बड़ा फैसला लिया गया, जिसका इंतजार काफी सारे प्रदेश की जो सरकारें थी वो कर रही थी कि ऐसा कुछ निर्णय आ जाए जिसके चलते प्रवासी जो हमारे लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के हैं, उनको वहां पहुंचने में आसानी होगी। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया, इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अभिनंदन योग्य ये फैसला है। और आप देखिए कि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकेंड जी, इन दोनों में जो उत्तर प्रदेश के हों या विभिन्न राज्यों के जो कामगार हैं या मजदूर हैं, वो जहाँ जहाँ बाहर काम कर रहे हैं, उनकी चिंता हो गई कि वो कैसे घर लौटे। और वो उनके अंदर ये दो कारणों से कई बार तो कुछ कामगार ऐसे जिनके पास काम के न चलते उनके पास रोजी रोटी की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, या ऐसे लोग जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं और काम बंद है, तो वो वहाँ क्या करें। एक तो फैक्टर ये था। दूसरा, एक कोरोना महामारी को लेकर के जो एक भय का माहौल चारों तरफ सबके मन में व्याप्त है। हरीश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस फैसले को कैसे देखते हैं? वाकई में बेहतर ये निर्णय है जिससे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा? नहीं, बहुत ही अभिनंदन, मैं तो अभिनंदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। ठीक है हरीश जी, आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार मूलचंद शर्मा जी का भी स्वागत कर लेता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के, हमारे साथ फोन लाइन पे है। मूलचंद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शमशेर जी, धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, सबसे अहम यही था कि इंतजार था सभी प्रदेशों को कि ऐसा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आए कि जो बसों के जरिए हम अपने लोगों को अपने प्रदेश में ला रहे हैं, या दूसरे प्रदेशों की बसें या रोडवेज विभाग जो है उनको हमारे प्रदेश में छोड़कर जा रहा है बॉर्डर पर या जैसे भी, लेकिन आसान नहीं था। इतनी भारी तादाद में लोग हैं, चाहे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां के जो लोग हैं वो हजारों लाखों कामगार हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। तो इस निर्णय को किस लिहाज से आप देखते हैं कि अब ट्रेन चलेंगी और ट्रेनों के जरिए लोग जो है वो अपने प्रदेशों में वापस जा पाएंगे? शमशेर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन हुआ जब से, और लॉकडाउन में लोगों को एक पीड़ा थी कि जब
जब गर्मियों में जो फसल की कटाई होती है, हर आदमी चाहता है मैं अपने गाँव जाऊँ, और उस इंतजार में लोग करते रहे कि अपनी जो फसल है, खेती की कटाई करनी है या दूसरा काम करना है, तो उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया जी। और लॉकडाउन में लोग का मन बना लिया भाई काम जाना है, चाहे काम हो या ना हो, मन में लोगों ने इस तरह का मन बैठा बिल्कुल लिया, तय कर लिया था कि जाना ही जाना है, और हमें ऐसे बहुत से जाना ही एग्जाम्पल भी जाना देखने है। को मिल रहे थे जी। चाहे खाने की समस्या हो, आज तो हरियाणा फैक्ट्री खुल गई है, धीरे धीरे काम पूरे देश में धीरे धीरे काम चल रहा है, पर लोगों ने मन में एक बात बैठा ली कि काम जरूर हो गया। जी। तो लोग तो क्या है कि लोग तो इस बात को देख रहे थे भाई जो केंद्र का जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय होगा, जिसपे जो भी निर्णय होगा, और लोग कुछ जाना भी चाहते हैं, और कुछ ये भी नहीं है कि यूपी बिहार के अपने लोग भी एक दूसरे स्टेट के लोग एक दूसरे की जगह हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो ये इससे क्या है कि जो लोग काम करने वाला है, जाने वाला है, क्या रणनीति होगी, केंद्र की रणनीति क्या होगी, स्टेट की रणनीति क्या होगी, दोनों पर डिपेंड होगा, तभी रास्ता साफ होगा जी। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि हम इससे लोगों का रास्ता खुला है जाने का, और अब तक कुछ लोग डरे सहमे इस बात को लेकर बैठे हुए होंगे, वो चाहे हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, यूपी में, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, उनको ऐसा लग रहा था कि बसों में हम जाएंगे, हो सकता है रास्ते में कोई परेशानी खड़ी हो जाए, लेकिन अब ट्रेन है तो हम आसानी से 2 से 3 हजार किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। तो अब लोगों को इस बात से उम्मीद बंधी, अब लोग आएंगे आगे निकलकर और वो चाहेंगे घर जाना। कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग इस बात के इंतजार में थे कि ऐसा हो जाए तो फिर हम जाएंगे जरूर। बिल्कुल, लोगों ने तय कर रखा है भी हमें जाना है, उन्हें रुकना ही नहीं है, चाहे कितनी आप उनसे कह लीजिए आप रुकिए, उन्हें कहना जाना है हमको, तो जहाँ भी जिसको जाना है मन में बैठा रखा है, चाहे मजदूर हो या नौकरी वाला हो, पढ़ाई का पढ़ने वाला बच्चा हो, या कोई रिश्तेदारी के कारण धार्मिक तीर्थों पर लोग फंसे हुए हैं। समस्या कुछ ऐसी है कि जो लोग अपने घर की तरफ जाना चाहता है, एक बार तो मूवमेंट पड़ेगा जी। ये कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन अगर हम अपने हरियाणा प्रदेश की तैयारियों की बात कर लेते हैं तो उसके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं? हालांकि बसों को लेकर हम देख रहे थे, राजस्थान से आज कुछ ऐसी बसें आई हैं, और भी कई प्रदेशों में हमने यहाँ से लोगों को भेजा है। अब जो आने वाले वक्त में अगर हम देखना चाहें तो बहुत से लोग आएंगे, लाखों की संख्या उनकी हो सकती है, उसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर करनी पड़ेंगी। देखो, आप जो भी केंद्र का जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी का, उस निर्णय को सभी स्टेट हैं जो भी हैं जी, जहाँ जहाँ जिस तरह की लॉकडाउन में जो छूट मिलेगी उसका हर केंद्र है या प्रदेश है, और प्रधानमंत्री जो उसके निर्णय को पूरा करेंगे लोग। अब गाइडलाइंस आपने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने रेल के उसमें कहा है, तो देखो कल का दिन है, कल क्या निर्णय होगा उसी हिसाब से आप प्रदेश अपनी तैयारी करेगा। ये जो अक्सर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर ट्रेनें नहीं चलती हैं तो हम अपने प्रदेश के लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो, लेकर आएंगे, और उसके लिए कोशिश भी हुई, दूसरे राज्यों के लोगों को दूसरे राज्यों में छोड़कर भी आएंगे। तो हरियाणा रोडवेज को आप सक्षम समझते थे प्रॉपर तरीके से, अगर ट्रेन नहीं भी चलती तो जिन लोगों को जाना था या जिनको आना था हम ला पाने में सक्षम थे क्या? देखो, तो फैसला है प्रदेश के, कौन सा प्रदेश का मुख्यमंत्री की कौन सी बात को मानेगा। बिना एक दूसरे के सहयोग के बसें हम हरियाणा से यूपी कैसे भेज सकते हैं जब उत्तर प्रदेश की सहमति ना हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री की सहमति ना हो। नहीं, सहमति की बात, अगर आपको लगता था कि हमारे पास इतना बेड़ा है, इतनी पूरी हमारे पास टीम है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बिना ट्रेन के भी सक्षम हैं। नहीं, पर मुख्यमंत्री जी ने कई बार, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो जरूरत पड़ेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके लिए तैयार हैं, और जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा उससे सब लोग, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री दोनों के निर्णय पे प्रदेश काम करेगा। ये जो फैसला अब आया है, इस फैसले को अगर हम हरियाणा प्रदेश के लिहाज से देखें तो कैसे मानते हैं? अब स्वागत योग्य निर्णय है, केंद्र ने फैसला लिया है, और लॉकडाउन को लेकर अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम किस स्थिति में हैं? अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाता है रेड जोन को छोड़कर, तो क्या पूरा प्रदेश ट्रैफिक के लिहाज से, परिवहन के लिहाज से बिल्कुल स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं आएगी? नहीं, परेशानी अगर मान लो निर्णय लेंगे, पूरी बस को, रेल को सैनिटाइज करके, पूरी व्यवस्था करके, उनका फेस मास्क करके, सैनिटाइज करके, सारी चीज व्यवस्था जो निर्णय होगा कोरोना से बचाव के लिए, उसी
हिसाब से हमें सबको काम करना पड़ेगा कि कोरोना किसी का, ये तो कोरोना तो दुनिया का दुश्मन है और उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें सवारी के साथ साथ ये भी तैयारी करनी पड़ेगी भाई कोई आदमी एक दूसरे से टच ना हो, कोई बीमार आदमी हो उससे बीमारी ना फैले, हर चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। पर निर्णय जो होगा उस निर्णय के साथ साथ तैयारी होगी। हरियाणा प्रदेश उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। परिवहन विभाग, आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय के लिए अगर उसमें हमें और ज्यादा रोजगार, क्योंकि देखिए आर्थिक हालात भी एक चिंता का विषय है, तो हमारे रोडवेज के बेड़े में इतनी पूरी टीम है कि अगर कुछ समय के लिए बिना भर्ती के, देखिए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भर्ती करेंगे, लेकिन अगर काम चलाना पड़े तो कुछ समय के लिए हमारा रोडवेज विभाग पूरी तरह से सक्षम है, चला सकते हैं हम? नहीं, हमारे प्रदेश में चाहे बसों की बात करें या कर्मचारियों की बात है, और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हर चीज में सक्षम है। और हरियाणा प्रदेश में कोई इस तरह की बात नहीं, सारी बसें और समय आता हरियाणा प्रदेश अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करता है। तो जो भी निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश को मुख्यमंत्री उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। पर निर्णय आने तो आप वाली बात है, क्या निर्णय होगा, क्या होगा, कौन सी बात होगी, जैसे आपने कहा संसद जी, उसी निर्णय के साथ प्रदेश के लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका ये कहना है कि जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, क्या नीतियां बनती हैं, किस प्रकार का जो रोड मैप बनेगा, कैसे लोगों को लेकर आना है और किस तरह से इन सबको मैनेज करना है, ये आने वाले वक्त में देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ये भी बड़ा अहम रहेगा कि अगर जब ये ट्रेनें चलेंगी, जिस भी प्रदेश से लोग जाएंगे तो उनमें भारी संख्या में लोग बैठने के लिए उमड़ेंगे, उनको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, कैसे उनकी बुकिंग होगी, रिजर्वेशन होनी है, तमाम सवाल है जिनको लेकर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। हरीश श्रीवास्तव जी, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने हरियाणा के जो परिवहन मंत्री थे उनकी बातचीत सुनी, उनका ये कहना था कि अगर ट्रेन नहीं भी चलाई जाती तो ये तय करता कि दोनों अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगर मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री से हम बात करते, हरियाणा के सीएम बात करते, जरूरत पड़ती तो फिर देखना दिलचस्प होता क्या होता। लेकिन फिलहाल इस फैसले को अगर यूपी सरकार के लिहाज से देखें तो कैसा मानकर चल रहे हैं? नहीं, आप देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले ही इस पे पहल कर चुके थे, और जैसे ही गृह मंत्रालय से गाइडलाइन उसकी मिली, उन्होंने विभिन्न प्रदेशों के साथ जो कोऑर्डिनेशन के लिए जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, और वहां के प्रशासन से बात के और उन प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री लोगों से बात करके, और इस बात को कि ये जो श्रमिक हमारे यहाँ के कामगार वहाँ रह रहे हैं, उनको आने की व्यवस्था के लिए उनके रजिस्ट्रेशन और तो कई प्रदेशों में उसके हर जिले के कलेक्टर को नोडल अधिकारी उन लोगों ने बनाया है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक तय होगा कि किस तरह से उनको भेजा जाएगा। अभी तक ये जो रेल वाली बात है, ये आपने बताया जैसा, तो इसकी गाइडलाइन आ जाने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार का दिशा निर्देश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने जिन जिन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको सबको ले आने के लिए वो पहले से ही कृत संकल्प है। छात्रों को अभी हरियाणा से 12,000 जो श्रमिक कामगार थे वो उनको उत्तर प्रदेश को ले आए। तीसरा मध्य प्रदेश से 3,500 लोगों को ले आए। गुजरात से, अन्य प्रदेशों, राजस्थान से वहाँ की योजना, उसकी रोड मैप उसका बन रहा है। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से ही इस दिशा में काफी तत्परता के साथ वो योजना बनाने के लिए अधिकारियों की रखी थी, और उसी के तहत जैसे हम बात कर रहे थे, बिहार में 25 से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर काम करते हैं, अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, और रोडवेज हम जानते हैं कि चाहे वो किसी प्रदेश की बात करें, कुछ अपने इंटरस्टेट की बात कर लेते हैं, आसपास के इलाकों की बात करें तो चलाना दुरुस्त प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि ये सब संभव भी है। लेकिन 3-3, 4-4 दिन बसों का चलना, फिर वापस आना और लगातार चलना, तो अगर यूपी की बात करें तो अमूमन कितने लोग हैं ऐसे जो यूपी से बाहर हैं, जो आना चाहते हैं यूपी में
और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं आना चाहते होंगे, तो इसको लेकर कुछ हमने गणना की है क्या? देखिए, अब ये सभी प्रदेशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, वहाँ के प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करके अब ये उसका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जैसे हरियाणा से मैंने बताया कि 12,000 लोग उत्तर प्रदेश आए, या कोटा से जो छात्र आए 15,000 के आसपास, प्रयाग से जो छात्र हैं वो विभिन्न जिलों में करीब 10,000 के आसपास जो वहाँ थे वो भेजे गए। एटा, अलीगढ़, दिल्ली, अन्य जगहों पे जो छात्र हैं उनको भी, तो अभी डाटाबेस बिल्कुल, डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है। हरीश जी, आपके पास लौटूंगा और चर्चा लगातार जारी है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग आएंगे उनके लिए इंतजामात कैसे हैं यूपी सरकार की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बात हो रही है कि जो इंतजार हो रहा था, उम्मीद लगाए बैठे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जो हमारे लोग हैं दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनको बसों से हमारे राज्य में पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाएं। उसको केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अब पूरी प्लानिंग के तहत एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे कैसे लोगों को घर पहुंचाया जाए और कितनी ट्रेनें चलाई जाएं ताकि लोग अपने प्रदेश में पहुंचें। लेकिन जितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे उतना ज्यादा उस प्रदेश के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग अगर पहुंचते हैं तो उनका क्वारंटीन करना, उनका हेल्थ चेकअप करना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना, ये तमाम जो काम है हर राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। और इसी बात को लेकर हरीश श्रीवास्तव जी से हम बात करना चाहेंगे। हरीश जी, अगर लोग आते हैं और ये मानकर चलें कि अगर 30 या 35 लाख लोग हैं या 40 लाख लोग हैं, उनमें से 50% लोग भी आते हैं यूपी में, तो उनके लिए बहुत से ऐसे इंतजाम हमें करने पड़ेंगे, चाहे वो खाने पीने को लेकर बात करें, ठहरने का करें, तमाम चीजें। ये चुनौती तो बड़ी बड़ी होने वाली है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले से ही, जब दिल्ली बॉर्डर से लगभग 4 लाख श्रमिकों को दिल्ली से उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था, तो उस समय उन श्रमिकों को ला करके उनके जिले के पास, उनके गांव के पास, स्कूल में, विद्यालय में क्वारंटाइन करके उनको 14 दिन रखा गया। के साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। टीकाराम जूलिया, श्रम मंत्री राजस्थान सरकार में। टीकाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। विजय कुमार हैं हमारे साथ, सेना विजय कुमार सिन्हा, माफ कीजिए, श्रम मंत्री हैं बिहार सरकार में। विजय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं टीकाराम जूली जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा, अब निर्णय लिया गया है कि ये अब आने वाले और 14 दिनों तक पूरे देश में लागू रहेगा। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की जब प्रधानमंत्री के साथ बात होती है तो ये कहा गया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ये बड़ा फैसला आया है, किस तरह से देखती है राजस्थान सरकार? देखिए, ऑलरेडी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों से चर्चा की थी, फीडबैक लिया था और हमने यही कहा था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रदेशों के अंदर और पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो लॉकडाउन के अलावा कोई उपाय नहीं है इसके संक्रमण को रोकने का। तो निश्चित तौर पर इतने दिनों की जो मेहनत है वो खराब नहीं जाए और उस मेहनत में और सकारात्मक पहल करते हुए लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है, निश्चित तौर पर एक मेडिकल की जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है और मैं समझता हूँ इसका सब लोग इसका स्वागत भी करेंगे। ये निर्णय अच्छा है और हमें तीसरे जो लॉकडाउन है उसका पालन करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें हम सबका सहयोग जरूरी है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसके पक्ष में हैं और सरकार ने जो निर्णय किया है प्रवासियों को वापस लौटाने का, वो भी बहुत अच्छा निर्णय है। जिससे लॉकडाउन बढ़ भी रहा है, जो एहतियात के तौर पे जो लोग बाहर गए हुए हैं उनको बड़े तरीके से हम अपने अपने राज्यों के अंदर लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो WHO की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए तो वो लोग भी अपने घर आ पाएंगे। 29 बढ़ गया तो इसके बाद उन लोगों को बहुत लंबा समय हो जाता, वो जहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ वो अपने घर पहुँच नहीं पा रहे थे। तो एक अच्छा निर्णय है
लोगों को अपने घर लौटने का भी और लॉकडाउन बढ़ने का भी। ट्रेन चलाने को लेकर बात हो रही थी, स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। आप लोगों ने भी आज दिन में जो एक निर्णय लिया था कि ये हम तैयार कर लेते हैं कि कहां से किसको लेना है, क्या ट्रेनों का रूट रहेगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि लोगों को घर पहुंचने में आसानी हो। बसों के जरिए ये आसान नहीं था इतने लोगों को अपने घर पहुंचाना। इस निर्णय को कैसे मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है और इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पहल की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था, केंद्र सरकार से बातचीत की थी कि जो प्रवासी हैं उनको अपने अपने घर भेजना चाहिए और सरकार की मंजूरी देते ही परसों ही उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था। उन्होंने अनुरोध किया था कि विशेष ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यों के बीच में आपस में दूरी भी काफी है। जो पड़ोसी राज्य है वहां तो किसी प्रकार की दिक्कत मैं समझता हूँ ऐसी नहीं आती है, लेकिन जो लंबी दूरी के जो प्रवासी हैं जिनको आना है, दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली से चेन्नई जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बस में इतने लंबा सफर कैसे करें और पूरा उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनकी पालना भी नहीं हो सकती। ट्रेन के माध्यम से वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट है, किचन है और सेपरेट उसके अंदर केबिन बने रहते हैं, तो उसकी सारे जो WHO के मापदंड है उनकी भी पालना हो जाएगी और लोग आराम से बिना किसी तकलीफ के अपने घर पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है और इसका फायदा लोगों को मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भी तकरीबन 10 लाख लोग इधर से उधर जाना चाहते हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक लोग राजस्थान आना चाहते हैं और 4 लाख से अधिक लोग राजस्थान से अपने प्रदेशों के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, टीकाराम जूली जी आपके पास आऊंगा। इस बीच में विजय कुमार जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, लेकिन आपके पास लौटूंगा तो बात करूंगा कि अगर इतनी तादाद में लोग अपने अपने प्रदेशों को छोड़कर वापस जाएंगे और अपने प्रदेश में लोग आएंगे तो कामगार जो लोग हैं उनकी कमी हो सकती है। इसको लेकर क्या रणनीति बन रही है, क्या बन सकती है? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो ये एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है। विजय कुमार जी, किस प्रकार से आज इस फैसले को देखते हैं? लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर बिहार सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए क्योंकि बिहार के 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। विजय कुमार जी। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर आज ये केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि बिहार घनी आबादी का राज्य है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी दोनों भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से भी बात किए थे और इस विषय पर गंभीरता से बात चल भी रही थी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो तस्वीर उभर के आ रही है उसमें आपस लौटने का सभी राज्य के जो श्रमिक बाहर हैं, अभी उन्होंने ठीक बोले राजस्थान के माननीय मंत्री जी कि हमारे यहाँ भी उनके हैं लोग, हमारे लोग भी राजस्थान के अंदर कई राज्य में हर जगह के लोग हैं और सबको आपस आना। और आज श्रमिक दिवस है, श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिकों की परेशानी सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन में बढ़ी है। सबसे ज्यादा परेशान यही लोग हैं जी। ऐसे तो सभी लोग परेशान हैं। तो ये निर्णय बहुत ही उचित समय में लिया गया है। लॉकडाउन 3 जो अब शुरू होने वाला है, जो इस तरह के लोग हैं, जहां आज हमारे देश के अंदर 300 जिले हैं जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले हैं, अगर जो वहां की सामान्य जनजीवन बहाल होती है, स्थिति अनुकूल होता है, तो बहुत सारे लोग जो लौटने का विचार कर रहे थे वो नहीं भी लौट सकते। हमारे यहाँ ही बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पर सामान्य स्थिति है। तो ये परिवर्तन हुआ। इस माहौल में सरकार अपनी ओर से जिस राज्य के अंदर श्रमिक फंसे हैं उनसे बातचीत कर करके और एक आग्रह के साथ कि जो लौटे वो खुशियां लेकर लौटे, अपने परिवार के लिए आंसू का कारण न बने जी। ये सत्य को स्वीकार करके एक सामाजिक योद्धा के रूप में हम श्रमिकों से भी आग्रह किए कि आपको एक गंभीरता से निर्णय करके कदम बढ़ाना है, क्योंकि आज कहीं भी कोई भी मजदूर कहीं से जाते हैं, पूरा गांव सशंकित हो जाता है, पूरा क्षेत्र सशंकित हो जाता है। तो इस वातावरण को देखते हुए, लेकिन जो आवश्यक है, जो जरूरी है,
वैसे लोगों को आपस लाने के लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। जी विजय कुमार जी, आपके पास आऊंगा तो एक सवाल कि इतनी भारी तादाद में जब लोग आएंगे बिहार में, भारी संख्या में लोग आएंगे और आने वाले कुछ समय के लिए रोजगार का संकट खड़ा होने वाला है, उसको लेकर रणनीति बनाना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो उस पर कितना काम हो रहा है ये भी आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार राजस्थान के श्रम मंत्री जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए टीकाराम जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। टीकाराम जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 4 लाख लोग जाएंगे, 6 लाख लोग आएंगे, तो यानी 2 लाख ज्यादा हुए। 4 लाख लोगों को काम मिला हुआ था, लेकिन अब 6 लाख लोग अगर वो राजस्थान में ही काम करना चाहेंगे तो ये आसान नहीं होगा रोजगार दिला पाना। और दूसरा एक सवाल ये भी कि जो निर्णय अब लिया गया स्पेशल ट्रेन चलाने का, वो क्या पहले लिया जा सकता था सरकार की तरफ से, या सही समय पर लिया गया है? देखिए, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी कोई सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये लॉकडाउन जब हमने लागू किया था उसी समय हमें लोगों को 1 सप्ताह का टाइम देना चाहिए था कि जो जहाँ जाना चाहता है, जहाँ पहुँचना चाहता है वो पहुँचे। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इस दौरान आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की संख्या में मजदूरों ने हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपना सफर तय किया और एक बहुत विचित्र स्थिति बनी पूरे देश के अंदर कि जो बेचारा मजदूर था उसको सड़कों से पलायन करना पड़ा। उनके पैरों में छाले हो रहे थे, बच्चे उन्होंने गोद में ले रखे थे, सामान अपना सर पे उठा रखा था और लगातार चलते जा रहे थे। उनके न कोई खाने की सुविधा थी, न कोई रहने की सुविधा थी। इसी दौरान सरकार का निर्णय आया कि जो जहाँ है उसको वहीं रोका जाए, उसको शेल्टर होम के अंदर रखें, वहीं उनकी व्यवस्था की जाए। तो मैं कहना चाहूंगा, हमने यहाँ राजस्थान के अंदर हमने बड़ी मुस्तैदी के साथ इन नियमों का पालन करते हुए उन सब लोगों को यहाँ पे रखा है। उनको खाने की, उनको मेडिकल की, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने दी है। उनकी काउंसलिंग हमने की है। और आज मजदूर दिवस है, तो मजदूरों के लिए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अच्छा निर्णय आज आया है कि ट्रेन उनके लिए चली है और वो अपने घर वापस जा सकेंगे। आप भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो लगातार इतने दिन से अपने घर से दूर है, तो उसके और ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि कोरोना पता नहीं क्या होगा, कोरोना से पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, तो एक घबराहट एक मजदूरों के मन में थी। अब निश्चित तौर पर वो अपने घर पे पहुंचेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं इस अवसर पर सभी मजदूरों को आज विश्व मजदूर दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि हालांकि ये बड़ा संकट का समय है और इस कोरोना का सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है, कहीं किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वो मजदूरों को करना पड़ा है। जी वही टीकाराम जी, एक सवाल मेरा ये था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे अलग अलग राज्यों में, जहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं अपने प्रदेशों को छोड़कर काम करने गए, ये रोजगार का संकट खड़ा होगा कामगारों के लिए। ये संकट देखिए रहेगा और ये संकट बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही काफी लगातार गिरती हुई जा रही थी, लगातार डाउनफॉल चल रहा था। इंडस्ट्री सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही बड़े नुकसान के दौर से गुजर रहे थे और ऊपर से अब ये स्थिति बनी है, तो मैं समझता हूँ इसमें काफी दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में, मजदूरों के सामने भी, बिजनेसमैन के सामने भी, पूरे देश के सामने भी। तो इस समय हम मुख्य तौर पे इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो स्किल लेबर है, जो जिस काम में दक्ष है, उनको उसी प्रकार का रोजगार हमारे यहाँ पे भी मिले। क्योंकि ये नहीं है कि जो 4 लाख लोग यहाँ से जाएंगे और बदले में 6 लाख लोग आएंगे, वो उनकी जगह ले लेंगे। ऐसा बहुत कम संभव रहेगा। वो 4 लाख लोग किस चीज के, लेकिन कुछ समय के लिए हो सकता है कि देखिए आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, सभी समझते हैं, तो वक्त के लिहाज से में ढलना पड़ेगा। हो सकता है कि अब अपने प्रदेश में रहकर काम करें और चाहे काम कैसा भी मिले, क्योंकि पहले अर्निंग होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी क्यों ना हो, परिवार चलाना बहुत जरूरी है। जी सही बात है, आप सही कह रहे हैं। ये बड़ी स्थिति बनेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में रोजगार जैसा भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, लोग वहां पे काम करेंगे। प्राथमिकता यहीं पे काम करने की रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जूली जी, श्रम मंत्री राजस्थान सरकार से हमारे साथ जुड़े। अब विजय कुमार जी के पास मैंने एक सवाल विजय कुमार जी टीकाराम जी के पास जाने से पहले किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से देश के अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं और ऐसे में वहां इस वक्त तो रोजगार का संकट है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो काफी लंबे समय तक बिहार में अपने प्रदेश में रहना चाहेंगे। उनको
दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुई है वो एक दिन में तो हुई नहीं है। धीरे धीरे करके लोग बिहार से निकले हैं काम के लिए और अचानक से आ जाएंगे तो रोजगार का संकट भी होगा, अनाज का संकट भी खड़ा होगा, ठहरने के भी इंतजाम करने पड़ेंगे, कई चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए विजय कुमार जी, आपके पास आऊंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी बात को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का चला है। प्रवासी एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला भी आ गया है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि को अब 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब पूरे देश में लोगों को लॉकडाउन पार्ट 3 का पालन करना होगा। इस लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर बीजेपी यूपी क्या कहती है वो समझने के प्रयास करेंगे। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक पर जाने से पहले हम काफी सारे मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला यह आ गया है कि लॉकडाउन पार्ट 3 जो है वो पूरे देश में लागू होगा और 2 सप्ताह के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर क्या कहती है यूपी गवर्नमेंट? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो देश के हक में होगा, 130 करोड़ लोगों के हक में होगा। जब पिछले दिनों 3-4 दिन पहले उन्होंने विभिन्न प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों से बात किया था तो 10 से अधिक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने ये बात कही थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और जो भी विशेषज्ञों की राय रही होगी उन सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय देश के हक में और देश की जनता के हक में लिया है। और सभी राज्य इसका, जैसा अभी राजस्थान के परिवहन मंत्री से आपकी बात हो रही थी, बिहार के मंत्री से, सभी लोग के श्रम मंत्री से बात कर रहे थे, श्रम मंत्री, और तो बिहार के श्रम मंत्री विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जी। हाँ, वो सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और बिहार के भी माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी मांग की थी। तो बहुत सारे लोगों ये चाहते थे कि लॉकडाउन अभी और बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन 2 का निर्णय लिया और सभी राज्यों ने उसका पालन किया, उससे कोरोना संक्रमण को कंटेन करने में काफी मदद मिली। और अगर आप यहाँ की आबादी की सापेक्ष देखें तो आज 33,000 के आसपास ये संक्रमण लोगों में है और बहुत सफलतापूर्वक लोग उसका इलाज भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह का वायरस है कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट के कारण ही लोगों में फैलता है, तो उससे बचाव के लिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हरीश जी, ये बहुत आप आवश्यक क्या है। मानते हैं कि क्या जिस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है तो लोग कहीं ना कहीं अब उनको ये भी लगने लगा है कि लॉकडाउन पार्ट 3, लॉकडाउन पार्ट 4, पार्ट 5 आ सकता है, क्योंकि जब जितनी हम बात करें जब से हमारे देश में कोरोना संक्रमण आया है उसके बाद मामले लगातार बढ़े हैं। हालांकि एक बात जरूर अच्छी आ रही है सामने कि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो अच्छी खासी तादाद में ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब ये जरूर है लोगों को लगने लग गया कि ये काफी लंबे समय तक चलेगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह से इस पे काम किया है, लोगों में इसके प्रति एक जागरूकता आई है और उस जागरूकता से ही आप इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। ये इसको कंटेन करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने हॉट स्पॉट का एक कंसेप्ट दिया और उसके तहत काफी कुछ इस पे इस तरह की प्रयोग हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात सही है कि लॉकडाउन के चलते लोगों को परेशानियां पेश आती हैं, सभी लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन जो व्यापक हित है जनता का, जन के लिए भी और जहान के लिए भी, उसके लिए ये कड़े निर्णय सरकार को लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। ये फैसला जो लिया गया, अब उसके बाद हम चाहे रेल की बात करें, हरी झंडी दिखाने की बात करें या दूसरे प्रदेशों से लोगों के आने की बात करें, तो यूपी की भी काफी तादाद है, लाखों की संख्या में लोग हैं, जैसे कि हम लगातार बात कर ही रहे हैं। अब उसके बाद एक संकट ये खड़ा होने वाला है कि मान लेते हैं ये लंबे समय तक चल गया, अब उसके बाद लोग कामकाज के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे,
अगर काम करना भी पड़ा तो अपने प्रदेश में रहकर काम करेंगे, अपने गांव में काम करेंगे, अपने शहर में काम करेंगे, तो उनके लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाना ये भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और नहीं जैसे बड़ी जिस हाथ को काम नहीं मिलेगा, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो आदमी नकारा हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, कई सारी ऐसी बातें भी होती हैं। और खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो कई सारी समस्याएं तो आएंगी और लोगों को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा संकट है और बड़ी चुनौती है, केवल देश के लिए ही, पूरी दुनिया में जी। लेकिन जहाँ तक जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कामगारों के लिए जो श्रमिक आ रहे हैं, उनके लिए एक 15-20 दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों को एक टास्क सौंप दिया था कि लगभग 15 लाख रोजगार सृजन के लिए वो अवसर को सुनिश्चित करें। तो और वो जो कमेटी बनाई गई यहाँ के एपीसी साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने लोगों ने इसमें बेहतर काम किया और 15 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर की सृजन की व्यवस्था की है। काफी कुछ काम जिन जो ग्रीन जोन के जिले हैं, येलो जोन के जिले हैं, उसमें जो गाइडलाइन है एमएचए की और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, उन सबको फॉलो करते हुए जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, कुछ एमएसएमई है, उनको सबको भी चालू किया गया है। इस निर्माण के कार्यों को चालू किया गया है। तो बहुत सारे कार्य को धीमे धीमे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी इस फिजिकल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों को पालन करते हुए उनको भी प्रारंभ किया गया है। किसानों को एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के सरकार ने दिया था फसल की कटाई के समय, अनाज को उत्पादन को मंडी ले जाने के लिए। तो इन सब के कारण गांव में स्तर पर भी रोजगार का काफी बड़ी मात्रा में सृजन हुआ है और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर इसमें बड़ी मात्रा उसमें काम कर रहा है। उसका फोकस बहुत मजबूत। ये आने वाले कल के लिए तैयारियां हो रही है हरीश जी। लेकिन एक और सवाल जैसे मैं पूछूं कि जो फैसला आया है घर वापसी का, लोग अपने घर जाएंगे बसों से, ट्रेनों से, तो कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि थोड़ा पहले फैसला ले लिया जाता तो बेहतर होता। कुछ विपक्षी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, पहले हो जाता और बेहतर था। आपको लगता है कि ये फैसला जो है पहले ले लिया जाता तो ठीक रहता या फिर और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती थी? नहीं, देखिए, राजस्थान के श्रम मंत्री जी का मैं वो सुन रहा था। मैं आपको बताऊं कि अगर लॉकडाउन लागू करने के पहले कई लोगों ने इस तरह की बातें कही, लेकिन आप मुझे बताइए कि लॉकडाउन लागू करने के पहले अगर ये कह दिया जाता, ये चेतावनी दी जाती, साहब आपको एक हफ्ते बाद देश में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, सब आप लोग अपने अपने घर और जिले तो जाना चाहे जा सकते हैं, तो पूरी तरह से एक अफरा तफरी मच जाती, पूरी तरह से कैस हो जाता। रेल हो चाहे बस हो, लोगों का आने जाने का जो लोगों के अंदर जो उतावलापन होता है कि कितनी जल्दी कैसे पहले हम पहुंचे, इन सब को लेकर के ना कहीं फिजिकल एक हैवक क्रिएट होता और सभी राज्यों में जहां वो मजदूर कामगार काम कर रहे हैं वहां भी परेशानियां होती और उन संसाधन जो उनको लेके आने वाले हैं जी उनके दिक्कतें पैदा होती। अब जो ये व्यवस्था हो रही तो उसमें एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ उनको लाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए प्रशासन अधिकारियों को आदेश दे रखा है। 6 लाख लोगों के क्वारंटाइन सेंटर तैयार हैं। तो जो प्रवासी मजदूर या कामगार जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनके जनपद में, उनके गांव उनके लिए आप लोग, यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। जी हरीश जी, ठीक है। हरीश जी, मैं एक बार सुरेंद्र पाल के पास चलता हूँ। संगरूर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, मेहरबानी जी। सुरेंद्र जी, जो निर्णय अभी आया है लॉकडाउन पार्ट 3 का, आपने भी सुना होगा, बड़ी खबर, उसको लेकर क्या मानना है? अब पार्ट 3, हालांकि आप लोगों ने तो पहले इसको बढ़ा दिया था, आप लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं होगी कैसा हो सकता है। और दूसरा ये कि जो ट्रेन चलाने की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं डिमांड हो रही थी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि स्पेशल ट्रेन चला दी जाए ताकि जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घर पहुंच सकें। बसों में पहुंच पाना बिल्कुल आसान नहीं था। तो ये दोनों बड़े फैसले आज के दौर के हम देखें बात, तो क्या कहेंगे दोनों को लेकर? तो मैं समझता हूँ जो प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का फैसला है वो सही फैसला है, लेकिन उसमें बहुत सी आपको
प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। आपने पंजाब में भी देखा है, नांदेड़ साहब से जो लोग आए थे तो उनकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ से ये लोग चलेंगे, वहां से पहले ही इनका सारे का सारा चेकअप होना चाहिए, और चेकअप होने के बाद में जो गाड़ी में ट्रेन में इनकी व्यवस्था की जाती है, वहां भी इनका जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको भी पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि ये छोटी सी बात में अनगहली से बहुत बड़ी समस्या देश के सामने हमारे सामने आ सकती है। यो हो चुका है, उससे हमें कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए जरूर। तो ये सभी इंतजाम करने के बाद ही इनको सारे के भेजने का करना चाहिए। एक और आपसे पूछूं, जो हम ट्रेनों को चलाने की बात कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चलाने की, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है आसान नहीं होगा पालन करा पाना, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको 4-4, 5-5 दिन, 3-3 दिन का सफर तय करना पड़ेगा। तो क्या उनमें किसी डॉक्टर की और इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों की ड्यूटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इतने सारे लोगों के लिए ये इंतजाम कर पाना न किसी एक राज्य के बस की बात है, हो सकता है केंद्र के बस की बात भी ना हो, तो ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों सहयोग मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं राज्य और केंद्र की दोनों सरकारों का आपस में सहयोग बहुत बड़ा जरूरी है। जब ट्रेन में जाएं, ट्रेन में जरूर जो इनके डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा जरूर होना चाहिए, पुलिस के कर्मचारी होने चाहिए। ये सभी बातें करने के बाद ही शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि भी आपको थोड़ा सा वक्त लग जाए इस बात में, वो कोई ज्यादा समस्या नहीं वक्त में। अगर 2 दिन में जाते हैं तो 4 दिन में मिलकर 2-4 ट्रेनों में जा सकते हैं लोग, लेकिन इन सभी बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, तभी ये बात को लागू करना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने दरपेश हो सकती है। ये भी बिल्कुल तय हो गया कि जिस तरह से लोगों को भेजने की बात हो रही है, चले जाएं लोग ट्रेनों में, बसों में, तो अंदाजा इसी बात का लग रहा है कि ये जो सिचुएशंस हैं जो क्रिएट हो चुकी हैं, ये काफी दिनों तक, कई महीनों तक रह सकती हैं, और इसको लेकर लोगों को तैयार रहना चाहिए, सरकारों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए। रोजगार का संकट खड़ा होगा, कैश की किल्लत होगी, काम की किल्लत होगी, सामान की किल्लत होगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ छोटे स्तर पर उपाय करने पड़ेंगे, गाँव में, गलियों में, छोटे छोटे शहरों में। बड़ी इंडस्ट्री को लेकर तो बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या तो सभी, मैं समझता हूँ हमारे देश के में क्या सारी दुनिया में इन समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जब समस्या इतनी बड़ी है, ये मुश्किलें तो हमारे सामने आएंगी। इन मुश्किलों को हम कैसे पार करते हैं, कैसे अपने अच्छे ढंग से इनको कर सकते हैं, इनकी हल कर सकते हैं, ये सरकार के ऊपर भी निर्भर है। जो लोग जाएंगे, सफर करेंगे, उनको भी इस बात के लिए सचेत होना चाहिए कि वो ध्यान से सारी बातों को, डिस्टेंस वगैरह अपना रखते हुए फिर ये वो सफर करें। सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार इनका सही मेडिकल इनका चेकअप हो, साथ में डॉक्टर हो, नाल पुलिस कर्मचारी हो, ये बातें ध्यान में करें। बेशक इसमें दिन ज्यादा लग जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये सारी व्यवस्था करने के बाद ही करना चाहिए। चाहे 5,000 की जगह 2,500 लोगों को भेजना पड़े, लेकिन सही तरीके से लोग जाएं। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हरीश जी, बहुत बड़ी बात सुरेंद्र जी कह रहे थे, वक्त बेशक ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन में अगर 3,000 लोग जाते हैं तो अनुमानित हम मान के चले उसमें 1,000 लोग भेज दे, 1,200 लोग भेज दे, लेकिन वो लोग जाएं इस तरीके से कि उनमें अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो वो दूसरों को संक्रमित ना करे। नहीं शमशेर जी, आप चलिए हरीश जी, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो हरीश श्रीवास्तव जी से हम बात कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से, कोई टेक्निकली दिक्कत है। बड़ा सवाल यही है कि अब जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया उसके बाद हालात क्या बनेंगे, और जो लोग प्रवासी हैं अपने गांव शहर लौटना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेन चलाने की परमिशन केंद्र सरकार की तरफ से मिली है। स्पेशल ट्रेन चलेंगी, किस तरह से चलेंगी, कैसे चलेंगी, कितने लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, ये तमाम बातें जिनको लेकर तैयारी शायद शुरू हो चुकी होगी, और राज्य सरकारों की तरफ से भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि उनको भी अपने लोगों को दूसरे प्रदेशों में भेजना भी है। हरीश जी। हाँ जी, मैंने कहा कि आपने कोटा से जो 10,000 के करीब छात्र उत्तर प्रदेश लाए गए, उसको आपने देखा होगा, और हरियाणा से 12,000 श्रमिक यहाँ लाए गए थे, यहाँ से मध्य प्रदेश से 3,000 श्रमिक लाए गए थे। सब में फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया। एक बस में
एक सीट छोड़ करके एक व्यक्ति बैठता था और उनकी वहां पे जांच हुई और उसके बाद लाके उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन सेंटर में जांच होने के बाद ही उनको उनके घर भेजा जाएगा। घर पे भी 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना है और सबके मोबाइल नंबर सबका उसकी सबके साथ उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार पहले से ही कर चुकी है और जो लोग भी प्रवासी मजदूर लाए जाएंगे या लोग जो बाहर से आएंगे उन सब के साथ उन सारे मानकों का पालन प्रदेश की सरकार कर रही है, उसकी व्यवस्था कर रही है। गांव स्तर पे भी समितियां बनाई जा रही हैं। एनसीसी के छात्र और एनएसएस के छात्र और आयुष के डॉक्टर इन सबको वो ट्रेनिंग दी जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो वहाँ प्रारंभिक जो उनकी जांच है और वो जो उनको नाम से जो इसके प्रोटोकॉल है जो फॉलो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से पालन कर सकते, पूरी तरह से पालन और सही तरीके से लोग जो है अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में पहुंच पाए। बहुत बहुत आभार हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा में पूरी तरीके से भाग लिया। तो हम आज इस मुद्दे को लेकर खास बात ये कर रहे थे कि जो लोग प्रवासी हैं उनके लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं, ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर हरी झंडी उसको मिल चुकी है। लोग अपने घर ट्रेन के जरिए जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है किसी किसी प्रदेश की, जो दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोग हैं। पास पड़ोस के प्रदेश में तो बस से जाना आसान है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2,500 से 3,000 किलोमीटर जाना पड़े तो कैसे जा पाएगा? उसके लिए तो ट्रेन ही एक ऐसा विकल्प है या फिर एयरप्लेन ऐसा विकल्प है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लोगों को हम नहीं ला जा सकते, ले जा सकते या ला सकते। तो इंतजाम करने की जो बात आई थी उसके लिए विकल्प दे दिया गया है। अब उस विकल्प के जरिए किस प्रकार से काम होगा ये बड़ा फैसला है, लेकिन एक बड़ा फैसला और ये आ गया है कि लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले और 2 सप्ताह तक लोगों का जो है वो लॉकडाउन का पालन लोगों को करना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें और ज्यादा एहतियात हमें बरतने की जरूरत नजर आती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।